ओके, वी हैव टू टॉक। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, एनईवी यानी नेट एसेट वैल्यू। लेकिन ये अलॉट कैसे होता है? इन्वेस्ट तो मैंने एक दिन किया लेकिन एनईवी मिला अगले दिन का। क्यों? किसी म्यूचुअल फंड का एनईवी एक स्टॉक प्राइस की तरह होता है। जैसे जैसे एक फंड के अंडरलाइंग होल्डिंग्स का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उस फंड का एनईवी भी बढ़ता है। किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके एनईवी की इंक्रीज होने पे डिपेंड करते हैं। एनईवी से रिलेटेड काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो हमने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बनाए कि एनईवी है क्या, ये काम कैसे करते हैं, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में आपको एनईवी एलोकेट कैसे होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे मिस ना करें। नाउ लेट्स बिगिन। How does NAV calculation work? Let's just get to the basics. NAV क्या है? नेट एसेट वैल्यू, श्योर, यानी कि वो प्राइस जिस पर आप किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को खरीद सकते हो, और ये NAV की वैल्यू हर दिन फ्लक्चुएट होती है। नाउ सुपर इंपॉर्टेंट, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में यूनिट्स 2 बजे से पहले बाय करते हैं तो आपको NAV उस दिन का मिलता है। क्यों? वेल दैट्स बिकॉज ऑफ द NAV का कट ऑफ टाइम। I'll explain that soon. म्यूचुअल फंड में एक यूनिट खरीदने का प्रोसेस समझते हैं। जब आप ग्रो पे एक म्यूचुअल फंड ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 पैरेलल चीजें होती है। इस पूरे प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। पहले ग्रो एक इंटरमीडियरी की तरह आपके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन को BSE स्टार MF पर पंच करता है। ये BSE का एक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में डील करता है। दूसरा, जिस टाइम पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो आपके पैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स के स्पॉन्सर बैंक्स के पास जाते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स या गेटवे वो कंपनीज है जो एक्सचेंजेस के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। उनके कुछ पार्टनर बैंक्स होते हैं जिनको स्पॉन्सर बैंक्स कहते हैं। स्पॉन्सर बैंक्स यूजर्स के इन पूल्ड पैसों को आगे ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ICCL या इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ICCL बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस है जो ट्रेड्स के सेटलमेंट प्रोसेस को देखता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स के स्पॉन्सर बैंक्स ICCL को आपका अमाउंट देते हैं। ये बात आप अंडरस्कोर हाईलाइट अंडरलाइन कर ले कि ग्रो एक पेमेंट इंटरमीडियरी नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है और उसको ऐप पे दिखाता है। ग्रो सिंपली बताता है कि X यूजर को म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने हैं, Y को म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने हैं। इनफैक्ट इस सर्विस के लिए हम कोई कमीशन भी नहीं चार्ज करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस ऑर्डर फ्लो, ग्रो ऑर्डर रिक्वेस्ट BSE स्टार MF को देता है। वो इंटर्न आपके ऑर्डर रिक्वेस्ट को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को सेंड करता है। RTAs क्या है? RTAs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि वो म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनके फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनके बैक ऑफिस की तरह काम करता है। RTAs आपके ऑर्डर को एसेट मैनेजमेंट की तरफ से वैलिडेट करते हैं, तब ICCL आपके पैसे RTA को देता है। इस स्टेप के बाद ही आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपका पैसा ग्रो के पास नहीं सीधे ICCL के पास जाता है एंड आगे RTA के पास पहुंचता है। गॉट इट? अब समझते हैं कि NAV के इस कॉन्सेप्ट में कट ऑफ टाइम का क्या रोल है। कट ऑफ टाइम वो टाइम है जिससे डिसाइड होता है कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर किस दिन का NAV आपको मिलेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम वर्किंग डे का कट ऑफ टाइम 2 बजे मान के चलते हैं। लेट्स से वी आर इन्वेस्टिंग ऑन 1 Jan करीब 1 PM। लेट्स अज्यूम कि उस दिन का NAV है 50 रुपए। अगर आप 2 PM के बाद ऑर्डर डालते हैं तो वो उस दिन के NAV पे नहीं होगा बल्कि अगले वर्किंग डे के NAV के बेसिस पे होगा। इन दिस केस 2 Jan। लेट्स से ये करीब 45 रुपए है, उसकी वैल्यू अगले वर्किंग डे पे ही पता चलती है। सेम लॉजिक अगर आप 2 Jan को ऑर्डर प्लेस करते हो, कट ऑफ टाइम के पहले किया है तो NAV वैल्यू 2 Jan का होगा 45 रुपए। कट ऑफ टाइम के बाद किया है तो NAV वैल्यू 3 Jan का होगा उस दिन का वैल्यू। तो ये था कट ऑफ टाइम का एक लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस प्रोसेस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। जैसे कई बार अगर ग्रो ने आपका ऑर्डर कट ऑफ टाइम से पहले एक्सेप्ट कर लिया तब भी कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऑर्डर BSE स्टार म्यूचुअल फंड या ICCL तक पहुंचने में डिले हो सकता है। फिर हो सकता है कि BSE के पास टाइम से ऑर्डर पहुंच भी जाए और आपके पैसे भी पहुंचे, फिर भी बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर्स के स्पॉन्सर बैंक्स या ICCL का पूलिंग बैंक या इवन RTAs का बैंक अकाउंट उसके एंड पे रिपोर्टिंग पे डिले के कारण देरी हो जाए। ऐसे डिलेस की वजह से एक रेयर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे NAV रिफ्लेक्ट ही ना हो। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन के NAV पे ध्यान रखें, ना कि द यूनिट्स जो आपको एलोकेट हुए हैं। एक टाइम गैप होता है बिटवीन जब आपके पैसे अकाउंट से डिडक्ट हुए और जब RTAs तक पहुंचते हैं। ये ना टोटली नॉर्मल है एंड आपको कंसर्न होने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑल वी वांट टू से इज कि आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो NAV का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताते हैं कि आप किस प्राइस पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीद रहे हो और उनको बेच रहे हो। जब आप यूनिट्स खरीद रहे हो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द कट ऑफ टाइम। ये आपको बताते हैं कि आपको किस दिन की NAV के बेसिस पे यूनिट्स अलॉट होंगे।
ऑल्सो जिस NAV पर आप यूनिट्स खरीद या बेच रहे हो सिर्फ टाइम ऑफ ऑर्डर पे निर्भर नहीं है, बल्कि उस टाइम पे भी डिपेंड करता है जब RT आपके फंड्स रिसीव करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज एन इन्वेस्टर प्लीज जानिए कि लॉन्ग रन में NAV चेंजेस आर नॉट really that important। और ये इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक वेल्थ क्रिएशन एसेट है। डे टू डे NAV चेंजेस ज्यादा मैटर नहीं करते, खासकर SIPs के केस में। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्टॉक्स आर अ बेटर ऑप्शन, लेकिन उसमें भी प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स? नाउ दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि NAV क्या है, कट ऑफ टाइम क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज आस्क योरसेल्फ कि आप ये फैक्टर्स कंसिडरेशन में ले रहे हो बिफोर मेकिंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। लेट अस नो इन द कमेंट्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.